आप सभी को सादर नमस्कार। न्यूज़ प्लस 21 के इस खास प्रोग्राम छत्तीसगढ़ संग्राम 2023 के अंतिम भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस भाग में हम लोग बात करेंगे कांग्रेस की हार की मुख्य वजह, भाजपा के प्रचंड जीत की मुख्य वजह और भाजपा के जीत के साथ कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह अभी के स्थिति में सबसे दिलचस्प मुद्दा है और सभी राजनीतिक गलियारों में, सभी के सभी विश्लेषकगणों में और पार्टी के हाईकमान में हर जगह एक ही चर्चा चल रही है कि आखिर किसका किया जाएगा ताजपोशी और किसे बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। सबसे पहले आइए एक संक्षिप्त में चर्चा करते हैं कि ऐसी क्या वजह रही है कि कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, मुख्य तौर पे सीधे सीधे बात की जाए बिना किसी चीज़ को छुपाए हुए, तो सीधे सीधे अगर बात करेंगे तो आप पाएंगे गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो मुद्दा है धर्मांतरण, अव्यवस्थित तरीकों से कह लीजिए या बिना आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस किसी चीज़ों का कोई आधार न हो, मुस्लिमकरण होना, रोहिंग्यों का बसाया जाना और सवर्ण वर्ग को दबाया जाना। इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में यह काम बहुत ही ज़्यादा प्रखरता से हुए। इसके कारण कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी होने के बावजूद भी कांग्रेस के प्रति लोगों में के मन में गुस्सा भर गया। लोगों ने यह अंदर ही अंदर ठान लिया कि कांग्रेस को इस बार बिल्कुल हटा देना है, कांग्रेस को राजगद्दी पे नहीं बैठने देना है। और यह बात जैसे ही चुनाव का वक्त आया, चुनाव के वक्त में यह साबित हो गया। जब आम जनता की बारी आई कि अब मुझे वापस से चुनना है, तो आम जनता ने यह कांग्रेस को बता दिया कि हम आपको नहीं चाहते हैं। और इसी बीच पे कई कांग्रेसी नेताओं के कुछ बयान, जो कि कई बयान जैसे सनातन के खिलाफ का बयान, कई बयान जैसे अल्पसंख्यक ही सब कुछ हैं का बयान, कई बयान जिसमें ब्राह्मण विरोधी बयान, भूपेश बघेल के पिता का ब्राह्मणों के विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और यह कहना कि हम ब्राह्मणों को भगा देंगे, छत्तीसगढ़ से मिटा देंगे और सबको वापस भेज देंगे, बाहरी कहना, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सबक बना है। निश्चित ही इन मुद्दों पर कांग्रेस विचार करेगी और विचार उसे करना भी चाहिए। अब हार चुकी है कांग्रेस, तो हमें इन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा विचार न करके आगे के मुद्दों पे बात करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि भाजपा अब आने वाले 5 सालों में कैसा कार्य करती है। भाजपा का भी आने वाले 5 साल तो तय हैं, उसके बाद के 5 साल इन 5 सालों में किए गए कार्यों के ऊपर निर्भर होंगे। इन 5 सालों में जो कार्य होगा वह कार्य डबल इंजन की सरकार में होने की उम्मीद है। 2024 का लोकसभा का चुनाव भी भाजपा के जीतने की उम्मीद है। अब आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन से बड़े ऐसे मुद्दे रहे हैं जो मोदी की गारंटी को मोहर लगाए हैं। तो मोदी की गारंटी को मुहर लगाने वाले जो बड़े मुद्दे रहे हैं, उसमें मोदी ने सबसे पहले इस बात को कहा कि मैं जातिगत गणना को बिल्कुल भी बेबुनियादी मानता हूं। मैं जातिगत गणना को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं। जाति अगर किसी की तय करनी है तो जाति तय हो गरीबी की, जाति तय हो विकास की, जाति तय हो युवाओं की, जाति तय हो महिलाओं की, जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया प्रधानमंत्री ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और उनके इस जोर के कारण और खुद से सामने आए, बोले यह 3 राज्यों में चुनाव मैं स्वयं लड़ रहा हूं, न कि कोई यहाँ का लोकल चेहरा लड़ रहा है। यह बड़ी बात थी नरेंद्र मोदी जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपने चेहरे पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव को लड़े हैं और परिणाम हम सबके सामने हैं। भारी मतों से तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ
भाजपा सरकार बना रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अशोक गहलोत राजस्थान में इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसी खबर है कि आज रात को भूपेश बघेल इस्तीफा दे देंगे। भाजपा का शासन मध्य प्रदेश में है ही, तो यह बात समझने वाली है। कांग्रेस इस तरह से सिमटते जा रही है। ये मोदी जी का वह सपना कांग्रेस मुक्त भारत पुनः सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। हम संभावित चेहरों की बात करेंगे। हम सिर्फ संभावना जता सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। इसका जो मुहर लगना है कि जिस किसी के भी नाम पर, वह तो हमेशा से भाजपा एक परंपरागत पार्टी रही है। भाजपा में हमेशा ही इस बात को बहुत तवज्जो दिया जाता है कि संगठित पार्टी रही है, कह सकते हैं कि वहाँ पे नेतृत्व को माना जाता है, वहाँ पे नेतृत्व को सम्मान दिया जाता है और नेतृत्व का जो भी निर्णय होता है उसे सभी कार्यकर्ता और सभी राज्य के प्रतिनिधि ससम्मान मानते हैं। अब अपन ऐसा बात कर सकते हैं कि किसके नाम पे मुहर लगेगा छत्तीसगढ़ में, यह बात तो आने वाले 2-3 दिनों में पता चल जाएगा। संभावित चेहरों की बात करें कि कौन हो सकता है और क्यों हो सकता है, तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर रमन सिंह का। डॉक्टर रमन सिंह का नाम इसलिए आता है क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह 3 बार 15 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में हमेशा से डॉक्टर रमन सिंह का व्यक्तित्व रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अभी की स्थिति में। डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वे 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 15 साल तक रहे हैं। आइए बात करते हैं रमन सिंह के बारे में। रमन सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1952 को कवर्धा में हुआ था। रमन सिंह 1990 और 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। उसके बाद 1999 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1999 और 2003 में उन्होंने भारत सरकार में राज्य मंत्री का भी पद संभाला हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय सरकार में मंत्री रहते हुए 2003 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी गई थी। 2003 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में भाजपा बम्पर जीत हासिल की थी और छत्तीसगढ़ के सत्ता में वापसी की थी। बहरहाल देखना अब यह है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस बार फिर से डॉक्टर रमन सिंह को प्रदेश की बागडोर देते हैं या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका को लेकर बीजेपी नेतृत्व और किसी जिम्मेदारी को सौंपने पर विचार कर रहा है। यह बात दिलचस्प है, यह तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा। दूसरा बड़ा चेहरा भाजपा के छत्तीसगढ़ विंग का दूसरा जो सबसे बड़ा चेहरा आज की स्थिति में है, उस चेहरे का नाम है अरुण साव। भाजपा के छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखते हुए अरुण साव को भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निश्चित ही यह बात कहा जा सकता है अरुण साव के भाजपा के अध्यक्ष पद संभालने के बाद भाजपा में एक नई लहर दौड़ी। भाजपा में एक वापस से आप कह सकते हैं कि करंट दौड़ा और भाजपा पुनः जीवित जैसी लगने लगी छत्तीसगढ़ में और चौतरफा चारों तरफ भाजपा काम करने लगी और अरुण साव ने निश्चित ही सभी वर्ग को साधने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में अरुण साव ओबीसी सीट से आते हैं, ओबीसी चेहरे के रूप में बड़ा चेहरा हैं और साहू समाज में उनकी गहरी पैठ है। सबसे बड़ी बात है अरुण साव ज़्यादा मजबूत दिखाई इसलिए भी पड़ते हैं क्योंकि बड़े बड़े फैक्टर हैं। भूपेश बघेल ओबीसी के चेहरा थे, प्लस ओबीसी के चेहरा होने के साथ साथ पार्टी को मजबूती से पकड़े हुए थे। अभी यहाँ पर अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ओबीसी के चेहरा भी हैं, मजबूती इसलिए भी दिखाई पड़ती है, जीत भी गए हैं चुनाव, तो हो सकता है अरुण साव इस बार भी बड़े चुनाव के बड़े चेहरे के रूप में उभर कर आएँ। चुनाव में जहां कांग्रेस के बड़े बड़े साहू चेहरे धराशायी हो गए, वह कहीं शुरू से ही अरुण साव को बीजेपी में सीएम चेहरा बताया जा रहा था। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को में अरुण साव को ही चेहरा बताया जा रहा था। इसका असर चुनाव परिणाम में देखने को भी मिला।
बीजेपी को मिली बम्पर जीत के पीछे कहीं न कहीं साहू मतदाताओं की साहू मुख्यमंत्री देखने की चाहत को भी माना जा रहा है। नतीजे तो यही कह रहे हैं कि प्रदेश भर में साहू मतदाताओं ने पहली बार साहू सीएम बनने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। कई सारे अटकलें हैं, जिसमें एक अटकलें यह भी है। अरुण साव ओबीसी वर्ग के साहू समाज से आते हैं। साहू समाज के वोट से छत्तीसगढ़ की सियासत में हार जीत तय करने में अहम फैक्टर साबित होता रहा है। छत्तीसगढ़ में साहू समाज की आबादी लगभग 12% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है प्रतिशत के हिसाब से। अरुण साव के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं। अरुण साव का जन्म 25 नवंबर 1968 को मुंगेली के लोहड़िया गांव में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय अभयाराम साव 80 के दशक में मुंगेली मंडल के अध्यक्ष रहे तथा 1977 से 1980 तक जरहा गांव विधानसभा के चुनाव संचालक रहे। जनसंघी पिता से अरुण साव को बचपन से संघ के संस्कार मिले। पेशा से अधिवक्ता अरुण साव कबीरवाड़ मुंगेली में रहकर पले बढ़े हैं। मुंगेली के SNG कॉलेज से बीकॉम कर बिलासपुर से LLB किया। वह 1990 से 1995 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुंगेली तहसील इकाई के अध्यक्ष रहे। फिर जिला 1996 में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, प्रांतीय सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने। तत्कालीन विधायक अमर अग्रवाल के साथ मंत्री भी रहे। ग्रेजुएशन के दौरान कॉलेज में CR कक्षा प्रतिनिधित्व भी किया उन्होंने। साहू समाज की राजनीति में भी अरुण साव की अच्छी पैठ रही है। साहू समाज युवा प्रकोष्ठ मुंगेली के तहसील सचिव के अलावा जिला अध्यक्ष साहू समाज भी अरुण साव जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू समाज के सह संयोजक बने। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर में सांसद का टिकट दिया, जिसमें जीत हासिल कर साव ने पार्टी के भरोसे को कायम रखा और अपने ऊपर की दावेदारी को और मजबूत कर दिया। अब बीजेपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन पर भरोसा जताते हुए प्रदेश का कमान देना और उसके बाद नतीजा आपके सामने है। इस नतीजे को नकारा नहीं जा सकता और यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि अरुण साव के अगुवाई में भाजपा 5 साल के शासन में से बाहर रहने के बाद वापस राज्य करती हुई दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े चेहरे की। तीसरा जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो हैं ओपी चौधरी। ओपी चौधरी IAS रहे हैं। वह अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में अपना पहला कदम आजमाना चाहा 2018 के विधानसभा चुनाव में। हुआ कुछ उल्टा। 2018 के विधानसभा चुनाव में शायद ज़्यादा विश्वास था, वह समझ नहीं पाए और उमेश पटेल के खिलाफ चुनाव लड़े और वहां पे चुनाव टक्कर का रहा, लेकिन ओपी चौधरी हार गए। अगर ओपी चौधरी 2018 के चुनाव जीत जाते तो इस बार के जो कयास हैं मुख्यमंत्री बनने के वह और प्रबल हो जाता ओपी चौधरी जी का, लेकिन ओपी चौधरी 2018 का चुनाव हार गए थे। यह उनका पहला चुनाव था किसी भी राजनीति में कदम रखने के बाद। भाजपा ओपी चौधरी पर भरोसा दिखाई। पुनः वापस से सीट बदलकर रायगढ़ से उनको टिकट दिया गया। रायगढ़ से भारी मतों से ओपी चौधरी इस बार जीत कर सामने आए हैं। IAS हैं, उनको नौकरशाही की और नेतृत्व की कुशल क्षमता है उनमें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको किसानी की भी समझ है और उनको साहबगिरी की भी समझ है, आप ऐसा कह लीजिए। तो वह दोनों ही चीज़ों पे खड़े उतरते हैं। शीर्ष नेतृत्व का उन पर भरोसा भी है। अमित शाह जी ने उनके लिए खुद रैलियां की, उनके लिए कहा कि आप ओपी चौधरी को विधायक बना दीजिए। जनता से कहा मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। अब उस बड़े आदमी के क्या क्या मायने होंगे यह तो बाद में समझ में आएगा। मंत्री भी बड़ा पद होता है, हो सकता है मंत्री के पद के साथ उन्हें समझौता करना पड़े या क्या मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे, यह कहना मुश्किल है। लेकिन
लेकिन वह भी ओपी चौधरी जी भी मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल रहे हैं अटकलों बाजार के हिसाब से। लेकिन ओपी चौधरी को सीएम बनाने की स्थिति में पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ तालमेल बिठाना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिज्ञ अभी भाजपा में छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान रायगढ़ के रोड शो में मैंने आपको बता दिया कि ओपी चौधरी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या इशारा किया था। अब ओपी चौधरी के बारे में और अगर थोड़ी सी आगे बात करें तो ओपी चौधरी रायगढ़ जिले के बायंग गांव के रहने वाले हैं। इस जिले से आईएएस के लिए चयनित होने वाले वो पहले आईएएस अफसर हैं। अपने 13 साल की सर्विस में उन्होंने छत्तीसगढ़ में ऐसी कई योजनाओं पर काम किया जिससे उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हुई और वह सम्मानित हुए। राजधानी रायपुर का कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने ऑक्सीजोन, नालंदा परिसर, लाइब्रेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास जैसे कई बड़े काम किए, जिससे उनका कद और बढ़ा। बहरहाल देखना अब यह है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का इशारा किस नाम की ओर है। एक और बड़ा नाम जो कि चल रहा है वह आदिवासी चेहरा है, महिला नेतृत्व हैं, भाजपा की सांसद हैं रायगढ़ क्षेत्र से ही, गोमती साय। गोमती साय का जन्म 22 जून 1978 को जसपुर जिले के ग्राम मुंडाडीह में हुआ था। उन्होंने हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा ग्रहण की। उनकी शादी निरंजन साय से हुई। 2005 में वे पहली बार जिला पंचायत सदस्य बनी थी। इसके बाद जनपद सदस्य बनी। 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष जसपुर बनी। जसपुर जिला पंचायत रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें विष्णुदेव साय का टिकट रायगढ़ से काटकर उम्मीदवार बनाया था और विष्णुदेव साय की करीबी माने जाने वाली गोमती साय कि पहले उनके जिले जसपुर से बाहर कोई खास राजनीतिक पहचान नहीं थी, पर उन्होंने सांसद बनकर क्षेत्र के कई मुद्दे संसद में उठाए। इस चुनाव में उन्हें पत्थलगांव के कांग्रेस के 9वीं बार के विधायक बने राम पुकार सिंह के सामने उम्मीदवार बनाया गया था। गोमती साय ने पत्थलगांव के कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर बीजेपी को जीत दिलाई है। गोमती साय जसपुर और रायगढ़ के अलावा प्रदेश के आदिवासी समाज की बड़ी महिला नेत्री हैं। अगर छत्तीसगढ़ में किसी महिला सीएम के नाम पर पार्टी विचार करती है तो गोमती साय के नाम पर विचार हो सकता है। यह समीकरण बताना आपको जरूरी था। अभी तक के जो समीकरण हैं, अभी तक के जो गलियारों में जो चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, उसके हिसाब से हम इस बात को देखेंगे तो यह 4 चेहरे ही ऐसे हैं। विष्णुदेव साय के नाम पर भी चर्चा चल जरूर रही है, लेकिन यह 5वें नंबर पे आ रहे हैं। तो 5वें नंबर पे आने की वजह से अगर विष्णुदेव साय को चर्चा में लाया जाए या चर्चा की जाए तो यह थोड़ा सा अभी मुनासिब कितना होगा कितना नहीं होगा यह कह पाना मुश्किल है। इसलिए हम उस नाम को आपके जहन में डाल देते हैं कि विष्णुदेव साय भी एक नाम हो सकते हैं 5वें नाम के तौर पर। लेकिन मुख्यतः जो 4 नाम हैं उसमें डॉक्टर रमन सिंह पहले उम्मीदवार, दूसरे उम्मीदवार के रूप में अरुण साव जो कि अभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, तीसरे नाम के रूप में ओपी चौधरी और चौथे नाम के रूप में महिला, अगर किसी को मुख्यमंत्री महिला नेत्री बनाया जाता है तो उस नाम के तौर पे गोमती साय। यह 4 ऐसे मुख्य नाम हैं जिनके आसपास ही मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं न कहीं रहेगी। अब इनमें से 5वें नाम पर विचार हो सकता है। उस 5वें नाम पे विचार जैसा होगा वैसा आप सबके साथ हम यहीं बने रहेंगे। News+21 में जिस किसी भी नाम पर मुहर लगती है शीर्ष नेतृत्व, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, उस नाम पे और भी जिसका भी बनता है उसके पूरे प्रोफाइल, उसके पूरे पृष्ठ की चर्चा बृहद रूप से News+21 में होगी और देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री को क्या सोचकर, क्या समझकर, किस हिसाब से बनाया गया है। पुनः मैं इस बात को जोर देता हूं, पुनः इस बात की अपील करता हूं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से, आप मुख्यमंत्री चुनने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान दें। आप मुख्यमंत्री ऐसा चुनें जो
पक्षपात न करता हो। आप मुख्यमंत्री ऐसा चुने जिसका भ्रष्टाचार में कहीं दूर तक कभी कोई नाम न रहा हो। आप मुख्यमंत्री ऐसा चुने जिसका इतिहास अच्छा रहा हो। आप मुख्यमंत्री ऐसा चुने जो न्याय प्रिय हो। आप मुख्यमंत्री ऐसा चुने जो हिंदुत्व को आगे लेके चलने वाला हो। आप मुख्यमंत्री ऐसा चुने जो राज्य में शासन को स्थापित कर सके, न्याय को स्थापित कर सके। आप मुख्यमंत्री ऐसा चुने जो राज्य के हर वर्ग को आगे लेकर चले, किसान को, गरीब को, युवा को आगे लेकर के चले, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। आप मुख्यमंत्री ऐसा चुने जो सर्वांगीण विकास को, छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास को समझ सके। आप मुख्यमंत्री ऐसा बिल्कुल न चुने जो सिर्फ किसी न किसी से प्रेरित होकर, किसी न किसी प्रेरणा में आकर, किसी भ्रष्टाचार में आकर या कोई भी ऐसे मुद्दों पे आके सीमित रहकर रह जाए। आप मुख्यमंत्री ऐसा चुने जैसा आपने योगी आदित्यनाथ को चुना था। यह न्यूज प्लस 21 का भाजपा से अपील है। बाकी जैसा शीर्ष नेतृत्व चाहे, शीर्ष नेतृत्व को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुनना है और हम सभी राज्य की जनता को उस नेतृत्व के चुनाव का सम्मान करना है, मुख्यमंत्री के पद का, मुख्यमंत्री के चेहरे का सम्मान करना है। इसी के साथ बने रहिए न्यूज प्लस 21 के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। न्यूज प्लस 21 आपके हक की बात।